सुप्रभात बच्चों। हिंदी का शिक्षा शास्त्र में आज हम आपको करवाएंगे ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का प्रयोग या ब्लूम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का व्यवहारिक प्रयोग। आज हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निश्चित होता है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा की विभिन्न जो क्रियाएं हैं वो आयोजित की जाती हैं। शिक्षा के व्यवहारपरक या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण प्रयोजन छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने से होता है। इसलिए कक्षा में परिवर्तन लाने के लिए इन कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। उद्देश्य विशिष्ट, प्रत्यक्ष और व्यवहारिक हो सकते हैं। यही कारण है कि शिक्षक के लिए इनका बहुत अधिक महत्व होता है या महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शिक्षक उद्देश्यों का प्रत्यक्ष रूप से सीखने के उद्देश्य से संबंध होता है। प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। ये 3 पक्ष सीखने वाले से संबंधित हैं। ब्लूम ने संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यों में को निम्न वर्णित मुख्य 3 पक्षों में 3 उद्देश्यों में विभाजित किया है, जिसमें नंबर 1 ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। पहला इन्होंने अपना उद्देश्य ज्ञान उद्देश्य रखा, फिर भाव उद्देश्य रखा और उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य को रखा। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध मुख्य रूप से सूचनाओं, ज्ञान और तथ्यों की पर्याप्त जानकारी से होता है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों व पदों आदि का बिना किसी प्रकार के परिवर्तन किए हुए ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना, ज्यों का त्यों उनका प्रत्यास्मरण करना। ब्लूम ने अपने कुछ साथियों के सहयोग से 1956 ईस्वी में सरल से कठिन की ओर नियम के आधार पर उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर की ओर आरंभ करके इन व्यवहारपरक या ज्ञानपरक उद्देश्यों को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब ज्ञान एक मुख्य मानसिक कार्य है। छात्र छात्राओं में पाठ्यक्रम में जो कुछ भी छात्रों को ज्ञान प्राप्त होता है उसे बिना किसी परिवर्तन किए याद करके ज्यों का त्यों वर्णित करना, ज्यों का त्यों याद करके उसको सुना देना। ज्ञान वर्ग में पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से 3 स्तर आते हैं। विशिष्ट बातों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्य से संबंधित साधनों और रीतियों का ज्ञान और सामान्यकरण का ज्ञान, जिसमें कार्यसूचक क्रियाओं के अंतर्गत सूची देना, परिभाषित करना, चयन करना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, अभिज्ञान करना, ये मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब बात आती है बोध की। बोध क्या है, यानी अंडरस्टैंडिंग क्या है। बोध का अर्थ है नवीन विधा, नवीन विषय, नवीन वस्तु का छात्रों की समझ में आना। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है उसे अपने शब्दों में अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना, उदाहरण देना या वर्गीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है प्रयोग। प्रयोग के लिए ज्ञान तथा बोध का होना आवश्यक है। तभी छात्र प्रयोग करने में समर्थ हो पाते हैं जब उन्हें विषय की पूर्ण जानकारी हो, ज्ञान भी हो और बोध भी हो, यानी उसने पढ़ भी रखा हो और उसे समझ भी लिया हो।
और ये ज्ञान तभी उपयोगी सिद्ध होता है जब उसे वो प्रयोग करके परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थी अपने आप को प्रस्तुत करता है। नियमों, सिद्धांतों और साधनों का सही प्रयोग करना, छात्रों की कमजोरियों का निवारण या निदान करना, छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तु को अपने शब्दों में प्रयोग करना आदि इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है विश्लेषण की। उपयुक्त तीनों उद्देश्य ज्ञान, बोध और प्रयोग को प्राप्त किए जाने के बाद विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु के तत्वों को विभाजित करके उनमें परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे आदान प्रदान स्पष्ट रूप से हो सके। इसके अंतर्गत तत्वों का विश्लेषण करना, आपसी संबंधों का विश्लेषण करना, व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप से विश्लेषण करना। संश्लेषण के अंतर्गत इसको सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो विश्लेषण द्वारा किए गए जो तत्व एकत्रित किए जाते हैं उनका पूर्ण रूप से जो ढांचा है वो तैयार किया जाता है। विभिन्न तत्वों का संश्लेषण या संश्लेषण में संप्रेषण करना, तत्वों के संश्लेषण में नवीन योजना प्रस्तावित करना, तत्वों के अपूर्ण संबंधों को खोजना इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है बच्चों मूल्यांकन की। मूल्यांकन ये ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम तथा सबसे उच्च उद्देश्य माना जाता है, जिसमें पाठ्यवस्तु के नियम, पाठ्यवस्तु के सिद्धांत तथा तथ्यों के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ये मालूम किया जाता है कि शिक्षण के कितने जो निर्धारित उद्देश्य थे वो प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को कितने सही ढंग से पा लिया गया है, कितने सही ढंग से प्रस्तावित किया जा चुका है। उसके बाद है क्रियात्मक भावात्मक पक्ष। इस उद्देश्य का संबंध व्यक्ति की या विद्यार्थी की रुचि, आकर्षण या सद्वृत्तियों से होता है। इसके अंतर्गत छात्रों में पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष यानी उसके सौंदर्य पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है, उसकी विद्यार्थी की रुचि को विकसित किया जाता है। भावात्मक संबंध को भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रहणता, प्रतिक्रिया, आकलन, संगठन और चरित्र निर्माण की बात आती है। ग्रहणता इसे हम ध्यान देना भी कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अध्यापक को निर्धारित विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को आकर्षित करना तथा मानवीय मूल्यों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना। ये वर्ग पसंद करना, स्वीकार करना, चयन करना या सूचना आदि प्राप्त करने पर जोर देता है। इसके बाद है प्रतिक्रिया। ये वर्ग ग्रहण पर आधारित है। जब विद्यार्थी इन मूल्यों को ग्रहण कर लेता है या विद्यार्थी में मूल्यों को ग्रहण करने की उचित इच्छा जागृत तो होती है, तो वो शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देता है। तब उनकी प्रतिक्रियाओं को पहचाना जा सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत उत्तर देना, लिखना, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति आदि को विकसित करने में ये वर्ग सहायता करता है। प्रतिक्रिया के बाद है आकलन। जब विद्यार्थी किसी भी जो विषय है उसको ग्रहण करके उसके प्रति अपने जो प्रतिक्रिया है वो देना आरंभ कर देता है, तब उसके लिए ये वस्तु या वो विचार उसी सीमा तक मूल्यवान होते हैं जिस सीमा तक वो उसके प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर विद्यार्थी में किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने या रुचि उत्पन्न करने की स्थिति का आकलन किया जाता है, जिसमें चुनना, पूरा करना, भाग लेना, पहचानना, निश्चय करना आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है संगठन। जब विद्यार्थी
व्यक्तिगत या सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने लगता है और उसे लगता है कि इन मूल्यों में कहीं ना कहीं कोई अंतर्विरोध है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए इन मूल्यों के स्वरूप का ज्ञान विद्यार्थी को करवाया जाए, जिसमें पाना, बनाना, चयन करना, जोड़ना, संबंध करना आदि सम्मिलित होता है। अब बात आती है चरित्र निर्माण की। इन मूल्यों का ये एक मूल्यों का चरित्रीकरण है। विभिन्न प्रकार के मूल्यों को आत्मसात करके विद्यार्थी भावात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है। चरित्र संबंधी ये स्तर विद्यार्थी का स्थायी और वैयक्तिक रूप बन जाता है, जिसमें सामना करना, बदलना, चरित्रीकरण करना, सिद्ध करना, हल करना आदि आते हैं। ये था बच्चों इसका भावात्मक पक्ष। अब हम इसके क्रियात्मक पक्ष की चर्चा करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध मांसपेशीय विकास से होता है और मांसपेशियों के प्रयोग से जुड़ा हुआ है। शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेखन कार्य, नाट्य कला आदि में मांसपेशीय व अंगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। इसका संबंध क्रियात्मक गतिविधियों के प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रों में कौशल के विकास करने से भी होता है। इस वर्ग का वर्गीकरण सिम्पसन तथा हैरो ने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और लिखने की क्रिया जो है वो अंतिम क्रिया होती है। इसके लिए भी निम्नलिखित भागों या वर्गों पर चर्चा की है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रक्रिया, कार्यकौशल और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। अब बात आती है प्रत्यक्षीकरण। ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संबंध में रुचि तथा प्रेरणा के आधार पर जागरूक होने वाली या उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक इसमें छूकर, देखकर, सूंघकर, सुनकर या वस्तुओं में विभिन्न भेद को पहचानता है। इन योग्यताओं के बाद ही जो पेशीय क्रियाएं हैं वो प्रारंभ होती हैं, जिसमें चित्र बनाना, निर्माण करना आदि सम्मिलित होते हैं। मनोस्थिति ये एक विशेष प्रकार के कार्य अथवा अनुभव को करने के लिए पूर्व समायोजन है। सीखी गई जितनी भी विषय वस्तु हैं उनको सिद्धांतों, सूत्रों, नियमों में बांधने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। बनाना और प्रारूप तैयार करना इसके कुछ उदाहरण हैं। निर्देशित प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें उन योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है जो जटिल कौशल को करने में आवश्यक होती हैं। निर्देशित प्रक्रिया एक ऐसा व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के निर्देशन में करता है। इसमें पहचानना और व्यवस्थित करना सम्मिलित होते हैं। कार्य कौशल के अंतर्गत इस स्तर पर विद्यार्थी किसी कार्य करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास तथा कौशल प्राप्त करने का प्रयास करता है। शिक्षण करते समय बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्य, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य दिया जाता है। इसमें अभ्यास तथा सुधार करना अपेक्षित रहता है। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया के अंतर्गत, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, इस स्तर पर विद्यार्थी को जटिल से जटिल कार्य कम से कम और कम शक्ति में पूरा करने के लिए योग्यता उत्पन्न की जाती है। शिक्षण के अंतर्गत भाषण व लेखन कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और बोधात्मक पक्ष, ये तीन पक्ष हैं। ज्ञानात्मक के अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन की बात आती है।
भावात्मक पक्ष के अंतर्गत ग्रहणता, प्रतिक्रिया, आकलन, संगठन और चरित्र निर्माण की बात आती है, जबकि क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, मनोस्थिति, निर्देशित प्रक्रिया, कार्य कौशल और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया का जिक्र होता है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें अनेक क्रियाएं करनी होती हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालकों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाना चाहते हैं, उन्हें शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करवाना चाहते हैं। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने एक सशक्त तथा अर्थपूर्ण विधि का प्रतिपादन किया है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त करने में बड़ी कारगर मानी जाती है। तो बच्चों, ये था ब्लूम के व्यवहारपरक उद्देश्यों की चर्चा। तो बच्चों ठीक है, आज हमने ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की चर्चा की। कल दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।